आरएसएस ने अपना 100 साल विजयादशमी के दिन मनाया। आज कांग्रेस ने 140 साल पूरा होने पे अपना वर्धापन दिन 28 दिसंबर 1885 को जो स्थापना दिवस मुंबई के तेजपाल हॉल में मनाया और वंदे मातरम के राष्ट्रीय गीत के साथ समारोह का समापन पूरे भारत में किया और हर राज्य के कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने विचारधारा पे प्रकाश डाला और अखिल भारतीय कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने विचार रखे और देश में पहले का परिस्थिति और आज के परिस्थिति पे उन्होंने प्रकाश डाला और किस प्रकार से भारत में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जब गांधी जी को गोली मारा गया आरएसएस के गोडसे जी के द्वारा, उसके बाद भारत का माहौल अलग सा हो गया था। और जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल करके आरएसएस और हिंदू सभा के लोग मुखबरी करते थे और इसके लिए जब गांधी जी को गोली लगा तो पूरे देश में आरएसएस के खिलाफ में सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन किया और काफ़ी मशक्क़त के बाद अंडरटेकिंग लेने के बाद सरदार पटेल जी ने बैन आरएसएस से उठाया और अंडरटेकिंग लिया और भारत के जितने गांव थे, शहर थे, आरएसएस से और जन से लोग घृणा करते थे। उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इतना कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी को बदनाम किया है कि उसका हिसाब नहीं है। और ये बात सही भी है क्यों गांधी जी के गोली लगने के बाद, अंग्रेजी हुकूमत जाने के बाद देश में कोई गांव में, कोई स्कूल में आरएसएस और जनसंघ का नारा नहीं लगा सकता था और आरएसएस का नाम और बीजेपी जनसंघ का नाम लेने पे कोई स्कूल में होता था और कोई अगर कार्य क्षेत्र में होता था तो उसको लोग घृणा के दृष्टि से देखते थे। और आज पूरा देश आज़ादी के बाद और 1991 तक संविधान बनने के बाद संविधान का प्रति को आरएसएस ने जलाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मुख्यालय पे राष्ट्रीय झंडा 50 साल तक फहराया नहीं गया था और
आरएसएस का राष्ट्रीय गीत अलग है, भारत का राष्ट्रीय गीत अलग है। और लोग जनसंघ का दिया, कभी गुलाब और अभी कमल के नाम से यहाँ तक घृणा करते थे कि शादी विवाह भी अगर ये पता चल जाता था कि आरएसएस का है, ये संघी है, तो लोग उस घर में शादी विवाह नहीं करते थे, इतना छूत मानते थे। इसके लिए महात्मा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने अंग्रेजी हुकूमत को उनको पसंद था, लेकिन हिंदू राष्ट्र का वो विरोध करते थे। क्यों, जब सावित्री फुले स्कूल जाती थी तो एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेके जाती थी कि क्योंकि ब्राह्मण के बच्चे, फॉरवर्ड कास्ट के बच्चे गोबर मिट्टी फेंकते थे और भेदभाव बहुत अधिक था। और उस भेदभाव को कांग्रेस ने पूरे देश से सर्वधर्म समभाव, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने उसके ऊपर लगाम लगाया। फ्रीडम फाइटर ने देश के लिए जो आहुति दिया है, और एक वक्त आया कि देश में जब देश गुलाम था और गांधी जी की हत्या हुई, तो देश आरएसएस के लोगों को, संघी को देख करके घृणा करते थे। और बहुत जगह ऊंच नीच का पूरे भारत में दुर्घटना हुआ था। और 90 के दशक तक कोई जनसंघ कह देने के बाद 70 के दशक में लोग घृणा करते थे। और संघी होना ये एक तरीके का विचारधारा का, ब्राह्मण में, सभी जाति में, हिंदू में भी कांग्रेस विचारधारा के लोग, और जो 22 बनिया थे वो सिर्फ जनसंघी होते थे। और उनका काम था, जो इतिहासकार बताते हैं और जो हमने देखा है, कि वो व्यापारी और तेली समाज, बनिया समाज, और उसको भारतीय जनता पार्टी तो जनसंघ था, तो जनसंघ को लोग भारत में छुआछूत वाली पार्टी मानते थे। और उसका कारण था कि जब 13 दिन का अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो पूरे देश के लोकसभा के पटल पे उन्होंने अंतरात्मा का आवाज पे वोटिंग मांगा। लेकिन जो डिबेट सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक हुआ, उस डिबेट में एक ही चीज आता था, अटल जी बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन इनकी पार्टी
जनसंघ और आरएसएस और संघी हैं, इसके लिए इनको हम वोट बहुमत में नहीं लाएंगे। और लोकसभा में ये सत्य है कि लोग हंसते थे, क्यों? अटल जी बहुत मुखर नेता थे, उनको सुनते सब थे, लेकिन उनको वोट नहीं करते थे। लेकिन वो अपने विद्या का, अपने आचरण का उन्होंने, और आरएसएस ने कांग्रेस को जो जड़ से उखाड़ना शुरू किया, डालडा में हर जगह तरीके तरीके से देश को, राष्ट्र को बदनाम करने का कोशिश किया, लेकिन कांग्रेस ने उनको संपूर्ण मौका दिया। और मनमोहन सिंह तक देश ने देखा है, क्यों? बैंक हो, सरकारी इंडस्ट्री हो, कंपनी हो, स्कूल हो, सारे संघी को मेरिट के ऊपर काम पे लिया जाता था। लेकिन जब चाइना का व्यापार, अटल जी ने उनको ट्रेडिंग का परमिशन दिलाया और भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग पावर था वो धीरे धीरे खत्म हुआ। और नरसिंहा राव जी का भी जो बोलते हैं कि वो भी आरएसएस से जुड़े थे, और जो विचारधारा है, तो जो आज भी विचारधारा आरएसएस के संगी जो लोग हैं, उससे आज भी जो पुराने कांग्रेसी हैं वो आज भी घृणा करते हैं। जो मोदी जी अपने कहीं कहीं भाषण में बोलते हैं, और तो 13 दिन का अटल जी का सरकार इसके लिए गिराया गया था। और आज भी, क्यों? गांधी का हत्यारा गोडसे था, और पूरे देश में लोग वोटिंग नहीं करते थे, गांव का गांव नाम नहीं लेते थे। हमने देखा हमारे गांव में, ग्रामीण में एक मास्टर थे, हेडमास्टर, वो अकेला जनसंघ का दिया लेकर के प्रचार करते थे। बाद में उनको सस्पेंड किया गया था। तो वो जनसंघ है और आरएसएस है। और देश आज भी, अगर राजीव गांधी जी ने मस्जिद का ताला नहीं खोला होता तो आज आरएसएस का नामो निशान नहीं होता। राजीव जी हिंदुत्व, क्यों? वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे और सभी धर्म, भाषा, जाति का वो सम्मान करते थे। गरीबों का मसीहा थे। हाईटेक उनका देन है। और भारत में उन्होंने जो सर्वांगीण विकास किया, आज उनको पूरा विश्व उनको याद करता है। वक्त के हिसाब से आज भारत का उनका देन है कि भारत में हाईटेक, नहीं तो एक टेलीफोन लेने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सही लेना पड़ता था।
और उस वक्त जब 50 रुपया 60 रुपया पगार था लोगों का, तो उस समय में 15,000 रुपया देना पड़ता था 70-75 के दशक में एक टेलीफोन लेने के लिए। रेडियो देखने को नहीं मिलता था, साइकिल घड़ी रेडियो मिलता था और वो देखने को पूरा गांव वाले इकट्ठा होते थे। लेकिन गांधी का देन है, राजीव गांधी जी का, कि पूरे देश में हाथ गाड़ी वाला भी मोबाइल लेके चलता है। तार का तार, बिना तार का देश चलता है। और अडवाणी जी ने, राजीव जी ने 90 के दशक में ताला खोला जब वो प्रधानमंत्री थे। उसके बाद अडवाणी जी ने रथ यात्रा किया और वह उस रथ यात्रा के वजह से लोगों का दूरी, जो घृणा करते थे, वो राम के वजह से भारत का सभी धर्म के लोग उनके साथ जुड़े। लेकिन जो आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सच में घृणा के दृष्टि से देखा जाता था। और उस समय से जो राजनीति के नेता लोग थे, उस वक्त के हिसाब से चलना पड़ता था। और नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद कांग्रेस को धीरे धीरे कमजोर किया गया और एक से एक स्कैम, सारे अधिकारी संघी, पहले तो शिक्षा, और जो पढ़ लेता था वो जनसंघ में और आरएसएस में चले जाते थे। कमाते थे उनके पिताजी और उनका भरण पोषण कांग्रेस के आज़ादी ने दिया था। लेकिन चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, दलित और मुस्लिम तो सवाल ही नहीं होता है। आज भी वो वोट नहीं करते हैं बीजेपी को। लेकिन कितना सेल, कितने सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करता था 1980 के बाद, लेकिन कोई उनके साथ जुड़ने से डरते थे। और देश ने देखा, आज देश जो ठगा हुआ महसूस करता है, नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के धोखे से आज देश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, विनोद राय, अन्ना हजारे जैसे संघी, केजरीवाल के पिताजी भी संघ के थे। अभी सवाल, दिग्विजय सिंह ने जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था ये जनसंघ का, आरएसएस का आदमी है। केजरीवाल के बारे में, उनके पिताजी के बारे में भी दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि ये संघी है। और भारत में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके लिए धर्म और नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल का बदला, जो कांग्रेस के विचारधारा और कांग्रेस के हर नाम का बदली करके, कांग्रेस ने सीनियर सिटीजन को छूट दिया था। और वो जानते थे कि जितने पुराने लोग हैं
वो आरएसएस और जनसंघ से घृणा करते हैं, लेकिन जिसकी जन्म 80, 85, 90, 91 के दशक के हैं, उनको महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल गफ्फार खां, उन्होंने देखा नहीं है। उन्होंने सिर्फ रामलाला का पढ़ा और हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जहर जो बोया, जो कांग्रेस आरोप लगाती है, और लोकसभा में राहुल गांधी जी ने 9 तारीख और 10 तारीख को कहा कि गांधी का हत्यारा गोडसे था, और क्यों वंदे मातरम पे बहुत चर्चा हुआ, और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल में थाली, झाल, ढोल बजवाया, वो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का जन्म दिवस था, 6 अप्रैल 1980। क्यों लोग भारतीय जनता पार्टी के पहले, क्यों 77 के दशक में सभी पार्टी जनता पार्टी हो गए थे, तो जो जनसंघ और आरएसएस का नाम बदली होने से लोगों में बदलाव आया और पीढ़ी का चेंज होना, ये देश के लिए बदलाव का माहौल बना। और आज भी जो विचारधारा है, तो उस दिन जो ढोल कोरोना काल में बजवाया और गिन गिन करके सारे कांग्रेसियों से ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, पेगासस, इलेक्ट्रल बॉन्ड, भारत का जितना चल अचल संपत्ति था, जो नेहरू, गांधी, सरदार पटेल ने हिंदुस्तान में बनाया था, उस सभी को आज के मौजूदा सरकार ने प्राइवेटाइजेशन और बेचने का कार्य किया, 50 साल के लीज पे दिया। LIC, एम्स, ONGC, सारे सरकारी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आज तो पूरा रक्षा, आर्मी, अग्निवीर बना दिया। और पूरे देश में जो राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं, या दिग्विजय सिंह जी, वो और मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने हर भाषण में आरएसएस और बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी का वो जो विरोध करते हैं, और जिस प्रकार से सुब्रमण्यम स्वामी उस समय में भी देश में और विदेश में, क्यों वो गांधी विरोधी थे, वो वक्त का विरोधी थे। विरोधी अटल जी भी थे, लेकिन अटल जी का उनको सभी से देश से प्रेम था। अमेरिका में दोनों का नाम कांग्रेस के इतिहास में उनको अमेरिकन एजेंट बोला जाता था। इतिहासकार जो लिखते हैं, और अभी जो जेफरी एप्स्टीन या नेशनल हेराल्ड, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो भारत के प्रधानमंत्री का नाम जोड़ने का कोशिश किया, चाइना के साथ मानसी सोनी का नाम जोड़ने का कोशिश किया, और उनको
प्रधानमंत्री को बदनाम करने का कोशिश किया स्वामी जी ने। पहले नेशनल हेराल्ड जब नेहरू जी ने बनाया था आजादी के वक्त, तो वो नेशनल हेराल्ड उस समय में स्वामी जी के पास वो कितने पढ़े थे, और देश ने देखा है कि गांधी और नेहरू और इनके सामने में ये क्या थे, ये पत्थर मार के भागने वाले लोग थे। लेकिन जो गिन गिन करके गांधी और देश से बदला नरेंद्र मोदी जी ने लिया। 5 साल लोगों ने, जब 14 का दशक था उस समय में लोगों ने इतना जहर, संवैधानिक संस्था और मीडिया ने जहर बोया था कि लोग घृणा करने लगे थे। महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का सब लूट गया, सब काला धन स्विस बैंक में चला गया। आज 5 पट स्विस बैंक में पैसा है। आज बलात्कार में एक अनन्या कांड हुआ, रोज जंतर मंतर पे केजरीवाल, अन्ना हजारे लाइट लेकर के सारे जनसंघ के लोग, आरएसएस के लोग कांग्रेस को बदनाम किया। जो राहुल गांधी जी अपने हर भाषण में बिहार में वो बोलते हैं, देश में बोलते हैं, जर्मनी में बोलते हैं, अमेरिका में बोलते हैं, और सारा सरकारी कंपनी आज प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और आज जो आरक्षण था, फूड कारपोरेशन में 75 साल से जमा कांग्रेस ने किया था, चाहे LIC हो, प्रोविडेंट फंड हो, जितने सार्वजनिक संस्था थे, जितने जगह फंड थे, सभी के फंड को दुरुपयोग किया, जो कांग्रेस आज आरोप लगा रही है। GST के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे, CBI, ED के नाम पे, जो आज पूरा देश में, पूरा भारत का जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार है। एक कोयले खान के लिए 2013 के दशक में आंदोलन होता था। आज पूरे देश का कोयला खदान, जो मीडिया में, यूट्यूब चैनल पे चर्चा है कि वहाँ सब अडानी जी को दे दिया। क्रूड ऑयल, भारत और रसिया का संबंध है, तो भारत में क्रूड ऑयल आना चाहिए था, तो अंबानी जी क्रूड ऑयल खरीद के यूक्रेन को, जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन में मदद करते हैं, प्राइवेट कंपनी खरीदता है दूसरे देश से और सरकार उधर उसको बेनिफिट देता है। ये तो मोदी जी ही देश को बता सकते हैं। पूरे विश्व में आज तेल का भाव गिरा हुआ है, लेकिन भारत में 100 से ऊपर। सोना पूरे विश्व में आज कम है। डॉलर आज हमारा 90-91 रुपया, हमारा 10 रुपये का वैल्यू रह गया नहीं है। लेकिन सोना 1 लाख 1.5 लाख तोला है। महंगाई, बेरोजगारी 100% है, महंगाई 100% है, और सरकारी नौकरी है नहीं। आज 11 साल से लड़के लड़की कुमारा है, और अंतरजातीय विवाह के लिए सरकार ने, अभी हमने फेसबुक पे देखा कि
कि 2.5 लाख रुपया देते हैं अंतर जाति विवाह करने के लिए। शादी के लिए 20,000 एक लेडी महिला ने देखा और सरकार खुद देश में अंतर जाति विवाह को मंजूरी देता है। दूसरी तरफ आज 12 साल हो गए, जिसका उम्र अभी 40-42 साल हो जाएगा, आज लड़के लड़की सब कुमारे हैं। उसके लिए जवाबदारी कौन लेगा? लोगों की सरकारी नौकरी चली गई, उम्र खत्म हो गया, उनको नौकरी कौन देगा? 2 करोड़ नौकरी का भाषा बोला, आज 100 करोड़ लोग बेरोजगार है। 100% लोग जो युवा हैं बेरोजगार हैं। कांग्रेस के वक्त में जो पेंशन दादा पुत्र को कांग्रेस ने दिया था, आज उनके पुत्र, हम पूना में गए थे तो एक रिक्शा वाला बोलता है, मेरा बेटा, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरा 70 साल का उम्र है और मेरा बेटा हाथ में मोबाइल लेकर के मोदी मोदी दिन भर करता है और मैं हैंडल खींच करके कमा के उसको देता हूँ। वो लड़का बेरोजगार है। शादी विवाह में लड़का लड़की दोनों क्यों, सरकारी नौकरी, सब लड़की वाले को सरकारी नौकरी चाहिए, लड़के वाले को इसके लिए लड़के का शादी नहीं होता है। और सरकार ने अंतर जाति विवाह के लिए 2.5 लाख दे करके रखा है। और मोदी जी ने सीनियर सिटीजन खत्म कर दिया कोरोना के नाम पे। क्यों? उनको मालूम है कि ये जो सीनियर सिटीजन हैं ये हमको तो मानेंगे नहीं। और वो अभी बिहार के इलेक्शन के बाद जो उन्होंने अपने देश के सामने में जो उद्गार व्यक्त किया कि कांग्रेस और विभाजन के ओर बढ़ रहा है, दिग्विजय सिंह को फोड़ने का कोशिश किया, शशि थरूर जी, चिदंबरम जी, उनको भी मालूम है कि अभी देश का जनता अब धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे देश का जनता, पूरा देश बेरोजगारी का शिकार हो गया है। और अगर आज ईवीएम मशीन नहीं रहे और ज्ञानेश गुप्ता, संधू और जोशी, जो बिहार में राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया है बिहार के अपने इलेक्शन में कि भारत का जनता उनको तीनों को याद रखेगी। क्यों? जिस प्रकार से SIR जो आज नोटिफिकेशन दिख रहा है, RTI एक्टिविस्ट ने जो कलेक्ट किया है उसमें लिखा है इलेक्शन कमीशन ने SIR का आदेश ही नहीं दिया। फिर किसने दिया? नोटिफिकेशन निकालने का अधिकार किस कोर्ट ने दिया है? और जब असंवैधानिक जो हुआ है उसका जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी संवैधानिक संस्था को लेना होगा। आज राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में जो आंदोलन आरौली पर्वत का चल रहा है, वहाँ 100 मीटर असंवैधानिक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके ऊपर आज सवाल उठा है। पूरा देश अरौली पहाड़ के लिए आंदोलन शुरुआत हो गया उस दिन भी राजस्थान में, और रोज अब 10-10 किलोमीटर तक आंदोलन अरौली पर्वत को बचाने के लिए चल रहा है। दूसरे तरफ भारत में आज एक ही चर्चा है, चाहे वो चिन्मयानंद स्वामी हो, बृजभूषण सिंह जी हो,
वो धक्कड़ जी हो और कुलदीप सेंगर हो, और आज पूरा देश का जनता राम जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहा है कि जिसको कोर्ट ने सजा दे दिया उसको किसके कहने पे छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में अभी पूरा देश, क्यों देश संवैधानिक संस्था है, और अब देश ने सीबीआई को देखा, ईडी को देखा, इलेक्शन कमीशन को देखा, और अब न्यायपालिका को भी जो लोगों ने सवाल उठा लिए हैं। और अब जिस प्रकार से आंदोलन का रूप जो राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज भी कहा, और उस दिन लोकसभा में जो नोक झोंक भारत के गृह मंत्री और राहुल गांधी जी के बीच हुआ, वो पूरा देश ने देखा। जिस प्रकार से बच्चा गुल्ली डंडा खेलने के लिए लड़ाई करता है, उसी प्रकार से लोकसभा में भारत के गृह मंत्री ने जो साला बोला, उस पे पूरा देश में आज चर्चा है। असंसदीय भाषा का प्रयोग लोकसभा में होता है, लेकिन राहुल गांधी जी और अमित भाई शाह दोनों देश के नेता हैं, उनका और ओम बिड़ला जी, और वो भी देखा देश ने जब प्रियंका गांधी और गडकरी जी लोकसभा चलते हुए ही उन्होंने सवाल किए, तो गडकरी जी ने बोला आपके लिए कभी भी आप आ सकते हैं, दरवाज़ा खुला है, और उन्होंने बात किया। तो संस्कृति संस्कार का जो परिचय भारत देता है, दिया है। लेकिन मोदी जी ने जो जिस चातुर्य बुद्धि से सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी के को अपना देश में और विदेश में जब वो जाते हैं तो वहाँ वो उनका मान सम्मान, जैसे वो भारत के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, तो आज उसके वजह से मोदी जी को ये क्रेडिट देना होगा, क्यों भारत का जनता आरएसएस को, जनसंघ को और बीजेपी को सुनने के लिए और देखने के लिए तैयार नहीं है। क्यों जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा, जब जाति जनगणना होगा तो दलित और सारे समुदाय के लोग, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, इनकी संख्या ही कितनी होगी। अगर ये वोट भी कर दे बीजेपी को तो भी बीजेपी कैसे जीतेगी। इसके लिए जो मोदी जी ने चातुर्य बुद्धि से सरदार पटेल का मूर्ति बनवा दिया, महात्मा गांधी को माल्यार्पण करते हैं, नेहरू को इज्जत देते हैं, इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं, और जो उस दिन वंदे मातरम को उन्होंने जिंदा किया, और जिस प्रकार से वोट चोर गद्दी छोड़ चुनाव सुधार पे उन्होंने चर्चा किया। 370 राजीव गांधी जी के समय में वो मुद्दे थे। 3 तलाक, जो वो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उस समय में वो कैबिनेट मिनिस्टर थे राजीव जी के समय में, और अभी वो गवर्नर हैं। हमने देखा वो पहला राजीनामा देने वाला मिनिस्टर
राजीव गांधी के समय में दिया था। और आज वो बीजेपी बोल सकते हैं, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में हो, और लेकिन मोदी जी को ये क्रेडिट देना होगा 3 तलाक, मंदिर मस्जिद, 370, जिसके वजह से आज़ादी के बाद से राजनीति पार्टी के लोग काम कम करते थे और सिर्फ उसी पे राजनीति करते थे। उसको पूर्ण विराम देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। और 15 अगस्त को जब उन्होंने आरएसएस के ऊपर सबसे भारत का, विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ बताया, उसके ऊपर पूरा सवाल आज समुद्र मंथन के जैसा, जो आज़ादी के पहले जितना आरएसएस का इंटरप्रिटेशन और सवाल या निशान नहीं उठा था, उतना भारत के गली से दिल्ली तक आरएसएस का बाल का खाल निकाला जा रहा है। कांग्रेस तो विरोधी पक्ष है, सिद्धांतिक उनकी लड़ाई है, वो तो करते ही हैं, करेंगे ही। और वंदे मातरम का जो मुद्दा उन्होंने उठवा दिया, पूरा भारत का जनता, जिस सूरवीर ने, फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान की आहुति दिया, और उस समय में जो आरएसएस जिस प्रकार से अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुखबरी करते थे, उसका संपूर्ण पुरावा राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया। उस संपूर्ण दिन चर्चा से सारे मुद्दे आज़ादी के बाद 1942-47 से लेकर के आज तक सारे मुद्दा मोदी जी के नेतृत्व में जिंदा हो गया। और जो भेदभाव 77 साल में भारत से ख़त्म हुआ था, जाति धर्म, सब जाति भाषा सब मिल के रहते थे, सब में जो बीच में चला, एक दूसरे से घृणा करते थे, लेकिन अब फिर से भाईचारा सब में बनना शुरू हो गया है। अब कितना भी नाक रगड़े बीजेपी, आरएसएस और जितने अलायंस पार्टनर हैं, जनता को सब समझ में आ गया है। मोदी जी ने ऐसा सबको समझा दिया कि अब 25 साल अगर ईवीएम जिस दिन ख़त्म हो जाएगा और मोदी जी हटेंगे, तो आरएसएस का और बीजेपी का नाम लेने के लिए लोग फिर से घृणा करेंगे। वैसे राहुल गांधी जी ने उस दिन कहा कि मोहन भागवत जी बोले, सत्ता और शक्ति ही हमारा सर्वोपरि है, लेकिन राहुल गांधी जी का कहना है कि हम सत्ता नहीं चाहिए, हमें सत्यता चाहिए, और हम हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन नहीं जीत सकते, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके हमें इलेक्शन नहीं जीतना है, भारत के जनता के साथ हम झूठ नहीं बोल सकते, और हम अपने सिद्धांत के वजह से हम बेशक हम हार रहे हैं, बेशक जो उन्होंने नाम लिया ज्ञानेश गुप्ता, सद्धू और जोशी का, के तीनों के वजह से, और जो न्यायपालिका को निष्पक्ष होना चाहिए, संवैधानिक संस्था को निष्पक्ष होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को, भारत को इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल निष्पक्ष होने की ज़रूरत है। और जो आरवली पर्वत के लिए आंदोलन अब शुरू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए अरवली पर्वत का जो आदेश निकला है उसको रद्द करे, और भारत में जो कुलदीप सेंगर का जो असंवैधानिक तरीके से न्यायपालिका ने
सजा को माफ़ किया है उसको रिस्टोर करे। भारत का जनता का अविश्वास अब बढ़ते जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस बहादुरी के साथ भारत के लिए काम किया, बीजेपी को मजबूत किया, लेकिन दूसरे साइड में एक छाप होता है और एक पैसे का भी दो साइड होता है। तो उसी प्रकार से दोनों साइड से मोदी जी ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है। आरएसएस को, जनसंघ को, जो उन्होंने 75 साल पहले नहीं हुआ था, वो सारे चीज अब देश में जागृत हो गए। नरेंद्र मोदी जी को कितना भी बधाई दे, क्यों सारा जो पहले राग आलापा जाता था, वो भारत के जो नया अध्याय और नए यूथ को समझ में देर आया, दुरुस्त आया, 11 साल में मजबूती से समझ में आ गया, जो कि बीजेपी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भारत के जनमानस के लिए सौभाग्यपूर्ण है। अभी तक इतना ही। जय हिंद।